मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएम कोचिंग क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेकर आया हूँ सिटीजनशिप पर ही अपनी क्लास नंबर 4। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे क्लास नंबर 4 वो करेंगे हम एनआरसी, यानी कि 2019 के अंदर जो सबसे बड़ा मुसीबत का पहाड़ बने हुआ था भारत सरकार के सामने वो था एनआरसी और सीएबी कैप। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। अब हम चलते हैं एनआरसी। सबसे पहले एनआरसी है क्या? एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे एनआरसी क्या है तो एनआरसी की फुल फॉर्म हमें याद रखनी है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि एक क्वेश्चन बन गया आपका यहां से। हो है क्या ये? तो रजिस्टर ऑफ ऑल सिटीजन्स या इंडियन सिटीजन, यानी कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सभी का रजिस्टर करना। दूसरा, whose creation is mandated by the 2003 amendment of Citizenship Act 1955, यानी कि 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था और उस नागरिकता अधिनियम में 2003 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट को कंपलसरी किया गया, इंपॉर्टेंट किया गया, मैंडेटरी किया गया कि ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्या हुआ इसके अंदर? इसका जो ऑब्जेक्टिव था, एनआरसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें सबसे पहले देखेंगे इलीगल सिटीजन डिपोर्टेड, यानी कि जितने भी भारत के अंदर अवैध रूप से सिटीजन नागरिकता प्राप्त की है उन सभी को भारत से बाहर भेजना, यानी कि जिस देश से वो बिलोंग करते हैं उनको उनके देश वापस भेजना। ये ऑब्जेक्टिव था मेन एनआरसी को लाने का, ठीक है। इलीगल सिटीजन डिपोर्टेड, यानी कि जितने भी इलीगल सिटीजन हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको उनके देश वापस भेजा जाए। क्या कंडीशन थी इसके अंदर? सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्यूजी कैंप फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये बात ध्यान रखनी है कि किन देशों से रिफ्यूजी आए थे? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। बेसिकली कौन? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और क्रिश्चियन। प्रोवाइडिंग या प्रोविजन फॉर द गिविंग सिटीजनशिप ऑफ एक्ट, यानी कि हम देखेंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की नागरिकता इन लोगों को दी जाएगी जो भारत में रिफ्यूजी के रूप में आए। कहां से? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से। और कौन थे ये थे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, और इनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस पर ऑब्जेक्शन उठाया अपोजिशन पार्टी ने। ऑब्जेक्शन ये उठाया अपोजिशन पार्टी ने, क्या सिर्फ इन्हीं लोगों को जो रिफ्यूजी थे, यानी कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और क्रिश्चियन, सिर्फ इन्हीं को ही भारत की नागरिकता दी जाएगी? जो यहां से आए मुसलमानों को इसमें क्यों नहीं रखा गया, यानी कि मुसलमान कैटेगरी इसमें क्यों शामिल नहीं थी? तो ये ऑब्जेक्शन उठाया अपोजिशन पार्टी ने और इन्होंने कहा कि ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, यानी कि हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट के अंदर ये फंडामेंटल राइट है हमारा 14 to 18, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब व्यक्ति समान हैं, यहाँ पे किसी भी बात का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आखिर क्यों मुसलमानों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया? ऑब्जेक्शन उठाया अपोजिशन पार्टी। अब भारत सरकार का इसके प्रति क्या रिप्लाई था? रिप्लाई ये था कि यानी कि जितने भी लोग यानी कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से भारत में आए हुए हैं ये थे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और क्रिश्चियन। मुसलमान क्यों नहीं? भारत सरकार का जवाब ये था कि मुसलमान इसलिए नहीं क्योंकि ये देश ऑलरेडी मेजॉरिटी क्लास के अंदर मुस्लिम्स कंट्री हैं, तो यहाँ पर मुसलमानों के साथ कोई भी माइनॉरिटी क्लास नहीं है, सभी जो है मेजॉरिटी कंट्री है मुसलमानों की, तो इसलिए इनको इससे बाहर रखा गया। और इनको इसीलिए ज्यादा रखा गया नागरिकता देने के लिए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और क्रिश्चियन पारसियों को, क्योंकि इनके साथ इन देशों में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, जिसके चलते इनके साथ उत्पीड़न हो रहा था। तो भारत सरकार ने सोचा कि इन लोगों को जो एक माइनॉरिटी क्लास के रूप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं, इनको भारत की नागरिकता दी जाए ताकि इनका भी अच्छे से वेलफेयर हो और इनको भी रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने को
मौका मिले। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को ही इस एनआरसी कैटेगरी के अंतर्गत भारत की नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया कि भारत के जितने भी मुसलमान जो पहले से भारत में रहते आ रहे हैं उनको भारत की नागरिकता वैसी थी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। उनकी नागरिकता पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुसीबत किन के लिए थी? मुसीबत उनके लिए थी, यानी कि कंडीशन बताई अमित शाह ने। और अमित शाह ने बोला बिफोर 31 दिसंबर 2014 से पहले जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन भारत में आए हैं उन लोगों को दी जाएगी भारत की नागरिकता। कब से पहले? ध्यान रखना ये डेट, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आए हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर आफ्टर कमिंग 19 जुलाई 1948 यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद जितने भी इलीगल इमिग्रेंट आए यानी कि जितने भी अवैध प्रवासी भारत में आए उनको डिपोर्टेड किया जाएगा, उनको निर्वासित किया जाएगा, यानी कि जिस देश से वो बिलोंग करते हैं उनको उसी देश वापस भेजे जाने का प्रावधान रखा गया। अब देखते हैं एनआरसी है क्या। एनआरसी बेसिकली इशूड फॉर द असम, यानी कि असम जो भारत का राज्य है उसके लिए बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, और इशूड अ रजिस्टर्ड फॉर सिटीजन, और इन्होंने इशू किया एक रजिस्टर्ड सिटीजन के लिए, वेयर 19 लाख सिटीजन वर कैप्ट आउट ऑफ दिस रजिस्टर, यानी कि इस रजिस्टर से लगभग 19 लाख वो असम के लोग थे जिनको सिटीजन के रजिस्टर से बाहर रखा गया, लेकिन दे हैड टू शो वैलिड एंड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट फॉर सिटीजनशिप। अगर इनको रखा गया 19 लाख लोग वो लोग थे असम के अंदर जिनको भारत की नागरिकता से थोड़ा परे रखा गया, और इनके साथ एक कंडीशन जोड़ दी, अगर कोई भी इन 19 लाख लोगों में से, इन 19 लाख नागरिकों में से अगर कोई वैलिड और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है तो भारत सरकार उनको भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है, यानी कि भारत की नागरिकता उनको दी जाएगी जिनके पास वैलिड और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने भारत सरकार ने ये कंडीशन रखी। इसी के साथ हम देखते हैं कि सीएबी कैब का भी बड़ा मुद्दा उछल के आया। तो कैब से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैब है क्या? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, इशूइंग फॉर अमेंडमेंट इन 1958, यानी कि इसको इशू करने का भी उद्देश्य यही था जो 1955 का भारत का नागरिकता अधिनियम था उसमें अमेंडमेंट करने के उद्देश्य से। इंडियन सिटीजनशिप विल नॉट बी गिवन टू द इलीगल माइग्रेंट, और साथ में कैब में ये कंडीशन भी जोड़ दी, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से भारत की नागरिकता को प्राप्त किया है या जिसने भारत की नागरिकता प्राप्त की है उसको क्या किया जाएगा? उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी और इनको डिपोर्टेड कर दिया जाएगा, यानी कि उनके उन देशों से इन देशों में वापस भेज जाएगा जिन देशों से ये बिलोंग करते हैं, जिन देशों से ये संबंधित है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉट करके वन हु हैज नो इलीगल राइट फॉर रिजाइडिंग इन इंडिया, जिन लोगों के पास लीगल राइट नहीं है भारत में रहने का, दैट पर्सन विल बी सेंट बैक देयर कंट्रीज, उन लोगों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। एंड इंडियन सिल, अब भारत सरकार को यह कंडीशन दी गई कि अगर यानी कि जो भी देश के लोग इलीगल माइग्रेंट हैं उनको उनके देश वापस भेज दिया जाए जिस देश से वो बिलोंग करते हैं, या भारत सरकार चाहे तो इन लोगों को इंडियन सेल यानी कि भारत की जेलों में भी डाल सकती है। किस आधार पर? क्योंकि ये इलीगल माइग्रेंट हैं, यानी कि अवैध रूप से इन्होंने भारत की नागरिकता को प्राप्त किया है, इसलिए इनको भारत की जेलों में डाल सकते थे। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू वन, पहला हम देखते हैं फॉरेन सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग, जो 1946 का एक्ट था फॉरेन सिटीजन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार इन इलीगल माइग्रेंट को अपने देश वापस भेजने का प्रावधान रख रही है, और साथ ही साथ अगर कोई नहीं करता तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार इनको इंडियन सेल यानी कि भारत की जेल में डाल सकती है। दूसरा जो एक्ट था वो था पासपोर्ट एक्ट, और पासपोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग भी जो 1920 का एक्ट है उसके बेसिस पर भी भारत ये सब कर रहा है।
यानी कि उन लोगों को जिन्होंने इलीगल माइग्रेंट हैं उनको उनके देश वापस भेज रहा है। अब ये जो मुद्दा था एनआरसी का, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनआरसी जो एनआरसी है इंट्रोड्यूस बाय फर्स्ट, हम देखेंगे किसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो हम देखेंगे भाई अमित शाह के द्वारा इसको इशू किया गया था, पास डाउन। और ये कितनी तारीख को पास हुआ, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो भाई 9 दिसंबर 2019 को जो एनआरसी मुद्दा था या जो एनआरसी एक्ट था ये फाइनली पास हो जाता है 9 दिसंबर को। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है कि लोकसभा के कौन से अमेंडमेंट बिल के दौरान इसको पास किया गया, तो ध्यान रखना 126 अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग एनआरसी को पास किया गया। अब हम देखते हैं कि एनआरसी में टोटल वोट कितने रहे। टोटल वोट जो रहे वो थे 391। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जब एनआरसी का मुद्दा आया लोकसभा में आया तो उस समय टोटल कितने वोट हुए इसको लेकर, एनआरसी बिल को लेकर, तो हम देखेंगे 391 हुए। कितने फेवर में गए यानी कि कितने लोगों इसके पक्ष में थे कि भाई एनआरसी बिल को पास कर दिया जाए, तो 311 लोग जो थे, जो वोट थे वो इसके फेवर में पड़े। और कितने इन फेवर में पड़े ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि 80 यानी कि 80 वोट जो थे वो इसके इन फेवर में गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोकसभा के बाद पास होने के बाद ये गया राज्यसभा में, और राज्यसभा में जो टोटल वोटिंग हुई वो हुई 230, और 230 वोट के साथ हम देखेंगे 125 लोगों ने यानी कि 125 जो वोट पड़े वो इसके फेवर में गए, और रिमेनिंग 105 वोट जो थे वो उसके इन फेवर में गए यानी कि इसके विपक्ष में गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस तरीके से लोकसभा में पास होता है, लोकसभा में किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो अमित शाह ने। किस तारीख को ये पास हुआ लोकसभा से, तो हम देखेंगे 9 दिसंबर 2019 को। और कौन से अमेंडमेंट बिल के दौरान लोकसभा में ये बिल पास हुआ, तो 126 नंबर का जो बिल अमेंडमेंट बिल है इसके द्वारा एनआरसी जो था लोकसभा द्वारा पास हुआ। उसके बाद ये राज्यसभा में हुआ, टोटल 230 वोट पड़े, और 230 में से 125 फेवर में और 105 इन फेवर में गए। और इस तरीके से फाइनली जब ये राज्यसभा से भी पास हो गया तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये मिल जाता है, और फाइनली एनआरसी एक एक्ट के रूप में पास हो जाता है, जो पास होते के साथ में हम देखेंगे एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूप में राइज हुआ भारत में, यानी कि दिल्ली में एक अशांति का माहौल रहा उस समय। लेकिन कोरोना के चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा मामला अपने आप में धूमिल हो गया, रुक गया। लेकिन भविष्य में आगे भी इसके ऊपर कोई और एक्ट में सुधार किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है नागरिकता समाप्त होता है, और नागरिकता के समाप्त होते ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।